वक्त, टाइम, एक ऐसी चीज जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। बढ़िया है क्या? क्या इसकी भी कोई बिगिनिंग थी? क्या वक्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अपने पास्ट फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सकता है? वक्त क्या सबके लिए सेम है? लगता तो ऐसा ही है। फिर क्यों जब हम लाइट की स्पीड के पास जाने लगते हैं वक्त बहुत ही स्लो चलने लगता है? क्या टाइम मशीन बन सकती है? क्या एलियंस है? यूनिवर्स कैसे बना? कहाँ पे ये खत्म होगा? पिरामिड्स की हिस्ट्री क्या है? फिजिक्स क्या है? हम कहाँ पे जाके रुकेंगे? और किस तरह से ये जो आज की इन्वेंशंस हो रही है ये ऑलरेडी हजार साल पहले, करोड़, 10 हजारों साल पहले माइथोलॉजीज में लिखी जा चुकी हैं। ये सारे के सारे जवाब आज हम जानेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। देखिए, ये बहुत ही मिराकुलस लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ आपको ऐसी हैरत अंगेज बातें जानने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी और आप अचंभे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम स्टीफन हॉकिंग जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं हमारे एरा के, इस समय कैम्ब्रिज, इंग्लैंड कैम्ब्रिज में है, हेड है अपने डिपार्टमेंट के, फिजिक्स डिपार्टमेंट के। उनकी बेस्ट सेलर बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का रिव्यू करने जा रहे हैं। टाइम की बहुत ज्यादा बात होगी, वक्त बहुत कम है, इसलिए सीधे अपने मुद्दे पे आएंगे। देखिए, ये पार्ट वन है, 2 पार्ट में ये होगा। और पार्ट वन मैं लेके आ रहा हूँ, पार्ट टू बहुत जल्द अवेलेबल होगा। इंग्लिश वर्जन भी बहुत जल्द अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्टीफन हॉकिंग बेसिकली हाफ पैरालाइज्ड है। वो बेसिकली वो एक डिजीज से सफर कर रहे हैं जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये एक तरह का ब्रेन डिजीज होता है जिसकी वजह से आपकी आधी बॉडी होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। आपको आधा पैरालिसिस हो जाता है, आपकी आधी बॉडी काम नहीं करती है। तो अब अगर तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर उनकी बॉडी काम नहीं करती है तो कैसे वो बुक्स लिखते हैं, कैसे वो लेक्चर्स देते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके? वो ऐसे देते हैं कि आप उनकी व्हीलचेयर देख रहे हैं, करोड़ों की है ये। इनकी व्हीलचेयर पे एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, एक स्क्रीन लगी हुई है, कंप्यूटर स्क्रीन, और इनके हाथ में कीपैड होता है। तो वो जो भी सोचते हैं उस कीपैड पे टाइप करते हैं और वो स्क्रीन पे लिख जाता है। तो इस ऐसे उनकी बातों को डिकोड किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जानेंगे, हाइलाइट्स हैं ये। फिजिक्स को जानेंगे, क्या है फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से लेके क्वांटम फिजिक्स तक, और किस तरह से यूनिवर्स बना, बिग बैंग थ्योरी, और भी थ्योरीज हम देखेंगे क्या है। ब्लैक होल्स, स्पेस टाइम क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम है। इनको बहुत ही गहराई से जानेंगे, बहुत ही कायदे से देखेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या, और किस तरह से टाइम जो होता है वो यहाँ पे बहुत ही स्लो चलने लगता है। फिर फाइनली जो स्टीफन हॉकिंग का ड्रीम है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। देखिए, इस समय जितने भी साइंटिस्ट है वर्ल्ड में, वो ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी थ्योरी हमको मिल जाए जिसकी वजह से सारे आंसर मिल जाए। अभी आप इतनी सारी चीजें स्टडी करते हैं ना, कितना अच्छा रहेगा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही थ्योरी आपको पढ़नी पड़े जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझा सके। लेकिन देखेंगे कि क्या ऐसी थ्योरी अभी तक बन पाई है या आगे बन पाएगी। और फाइनली देखिए, कुछ चीजें क्या होता है कि ये दुनिया जो है ना बड़ी, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में जाएं, तो बड़ा ही मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, दुखों से उभर गई आई है। लेकिन फिर भी 3 चीजें ऐसी हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बदल दिया। सबसे पहली चीज थी इलेक्ट्रिसिटी। जब इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो ये दुनिया रेवोल्यूशनराइज हो गई थी। दूसरी आज की एज है नेटवर्किंग। आप देख ही रहे हैं कि बिना नेटवर्क के कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क के थ्रू मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो नेटवर्किंग है दूसरी है जो कि एक दुनिया को अलग ही लेवल पे ले गई है। और फ्यूचर जो आने वाली एज है वो है नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आ भी गई है। ये क्या होती है, और मॉडर्न फिजिक्स और मिराकुलस फिजिक्स कौन कौन सी होती है वो भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। स्टीफन हॉकिंग के बारे में है। 1942 में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, आपको पता ही है। नेशनैलिटी ब्रिटिशर्स है, साइंटिस्ट हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं चाहें तो इसको पॉज करके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्टीफन हॉकिंग की ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में बहुत ही कम जानेंगे। अगर आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो उनकी बेहतरीन मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ज़रूर देखें। ऑस्कर विनिंग मूवी है, एडी रेडमैन है उसमें हीरो। उसमें पूरी की पूरी इनकी लाइफ, इनकी कॉलेज लाइफ दिखाई गई है। 1942 में इनका जन्म होता है। और बहुत ब्रिलियंट थे, शुरू से ही बहुत ही ब्रिलियंट थे, साइंटिस्ट थे तो ब्रिलियंट माइंड तो होगा ही। अपने आप पे बहुत ही मेहनत की। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको आधा, जो चल भी नहीं सकता है, अभी तो बड़े साइंटिस्ट है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन उस समय सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा कि कोई इंसान चल भी नहीं सकता है, पैरालिसिस हो गया उसका, वो तो टूट गया होगा, और डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने तक जिंदा रह पाएंगे।
और बहुत ही यंग एज में होता है इनको, ये जो हादसा होता है उनके साथ बहुत ही यंग एज में होता है, 23-24 साल के होते हैं बस। सोचिए, बोलते हैं कि सिर्फ ये 2-3 महीना जिंदा रह पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अपनी विल पावर के कारण, अपने दिमाग के कारण, दिमाग की शक्ति के कारण ये जिंदा रहते हैं। देखिए, दिमाग की शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि हमें खुद में एक यूनिवर्स है, हमारा दिमाग भी एक यूनिवर्स है, आपको पता होना चाहिए। जैसे गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में, वैसे ही हमारा दिमाग भी है। बहुत ही भयानक चीज है, बहुत ही, जानेंगे हम आगे कैसी चीजें हैं, कैसे ये रिलेट करेंगे, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अपने दिमाग की मेंटलिज्म के कारण स्टीफन हॉकिंग सरवाइव किए, और ना कि सरवाइव किए बल्कि ग्रेट साइंटिस्ट बने। ठीक है, स्लाइड पे आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिलहाल अब हम अपने मेन चीज पे आते हैं, उनकी बुक पे आते हैं। देखिए, यहां से उनकी बुक शुरुआत होती है। पहली बात तो स्टीफन हॉकिंग की जो ये बुक है, ये कमाल की है। पूरी की पूरी फिजिक्स को बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसमें बताया गया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। फिजिक्स सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है इस दुनिया का, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस दुनिया का, सबसे ऊपर है। और मैं आपको बताता भी हूँ कि अगर फिजिक्स डेवलप नहीं है तो कोई भी नेशन डेवलप कर ही नहीं सकता है। फिजिक्स से सब सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स से इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स से पॉलिटिक्स है। किसी देश की टेक्नोलॉजी डेवलप है तो वो देश डेवलप करेगा, और टेक्नोलॉजी फिजिक्स से डेवलप होती है। ठीक है, तो फिजिक्स देखेंगे क्या है। देखिए, कुछ महान साइंटिस्ट हैं जिनको भगवान की तस्वीरों के साथ अगर लगाएं तो कुछ बुरा नहीं होगा। फिर माइकल फेराडे, टेस्ला, आइंस्टीन, न्यूटन, जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे कमाल के दो साइंटिस्ट हैं वो है माइकल फेराडे और टेस्ला। टेस्ला इसलिए बहुत ही महान है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दे दी। और सबसे बड़ी बात ये होती है इन महान साइंटिस्टों की कि मैक्सिमम जो साइंटिस्ट, जब हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके मरने के बाद उनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। तो टेस्ला ने, आपको पता है कि हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, वो टेस्ला ने दिया। और पूरी दुनिया में ही आज अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। अगर टेस्ला ना होते तो हमारे पास बिजली ना होती, आप घर पे बैठ के आराम से पंखे में या बिजली में लेक्चर नहीं सुन रहे होते, मैं आपको लेक्चर नहीं दे पा रहा होता, वेव्स नहीं ट्रैवल कर रही होती। माइकल फेराडे ने कंबाइन कर दिया मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को, उनकी जो 4 इक्वेशंस उन्होंने दी थी। अब उतनी तो हम डीप में बात नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बहुत बड़े जीनियस हैं। और आपको पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। माइकल फेराडे पढ़े लिखे नहीं थे। क्या विश्वास करेंगे, एक ऐसा इंसान जिसने इतनी महान महान इक्वेशंस दी, इतनी महान महान थ्योरीज दी, वो पढ़ा लिखा नहीं था। कमाल है ना। बहुत ही गरीब घर के थे, और कांच की फैक्ट्री में काम करते थे। 7th क्लास से ही वो, उन्होंने स्कूल से मतलब उनको हटा दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ही मतलब, आपने तारे जमी पे देखी होगी तो उसमें उसको डिसलेक्सिया होता है, उसी तरह का इनको था, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि चीजें बदली, और हम माइकल फेराडे और टेस्ला के बारे में भी आपको बताएंगे एक दिन, जरूर उनके बारे में रिव्यू करेंगे। और वो बहुत महान साइंटिस्ट बन गए। माइकल फेराडे, आपको पता ही होगा कि उनकी वजह से तो हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, और पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली उन्हीं की वजह से है। और उसको एक स्टेप आगे लेके गए टेस्ला। ठीक है, अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स फिजिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, फिजिक्स क्या होती है ना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, मैटर। मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, बस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। मतलब क्या हुआ, देखिए आजकल क्या होता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बस एक चीज में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमको इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट पोजीशन मिल जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेज भागता है, हम उसकी डेफिनेट पोजीशन को क्या कहते हैं, असाइन नहीं कर सकते। अब अगर उसकी डेफिनेट पोजीशन असाइन नहीं होती तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम सोचते हैं कि इस रीजन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए कि आप इंसान हैं, आप इंसान तो मान, कह लीजिए आप ही हैं। तो आप एक शहर में भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, आपको पकड़ना नामुमकिन है, तो पुलिस ने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज निकाल ली कि इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे ये लड़का हो सकता है। तो हम ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, और वहां से उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। और इसी से पूरी, इसी पे ही आज की पूरी फिजिक्स, जो आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, जो आप टीवी देख रहे हैं, जो आप डिजिटल चैनल है, वो सब इसी पे ही पूरा का पूरा बेस्ड है। इसी से ही एनर्जी निकलती है, और इसकी अप्लाइड ब्रांच को हम इंजीनियरिंग कहते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकल जाती है, जो जो कि मैक्सिमम साइंटिस्ट आज कोशिश कर रहे हैं, तो हम भगवान को पालेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के पास करोड़ों अरबों का खजाना है ना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता लग गई तो उस खजाने को हम लूट सकते हैं। उसकी एनर्जी पता लग सकती है, उसकी पोटेंशियल पता लग सकती है, बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं, है ना। तो ये फिजिक्स होती है। अब देखिए, फिजिक्स तो वैसे तो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जैसे जो 11 ट्वेल्थ में अक्सर बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो क्लासिकल है। न्यूटन्स के लॉज हो गए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटम फिजिक्स जो मैंने आपको अभी बताई, ये पार्टिकल की स्टडी होती है। पार्टिकल की स्टडी कैसे होती है, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करिए और उसकी एनर्जी निकालिए, यही है क्वांटम फिजिक्स। बहुत ही बेसिक है, इतना कोई खास टफ नहीं है। अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जैसे आपके पास बॉल है, आपने दीवार पे मारी, वो रिबाउंड होकर आपके पास वापस आएगी। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि 100% में से 0.001% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल दीवार को पार कर जाए। मतलब क्वांटम फिजिक्स में वो दीवार, आपकी ठोस दीवार जो होती है सीमेंट की, उसको पार कर सकती है। क्यों पार कर सकती है? क्योंकि हम क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शंस की बात करते हैं। अब ये वेव फंक्शंस क्या होता है भैया? जैसे आपके साथ आपका सरनेम है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ उसका वेव फंक्शन है। हम वेव फंक्शन से ही वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वेव फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। इक्वेशंस होती हैं, है ना। क्वांटम फिजिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसको हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, है ना। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसका वेव फंक्शन निकालते हैं। और जब वेव फंक्शन निकल जाता है, तब हमको सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाती है। आधार कार्ड आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड वेव फंक्शन होता है उसका। सारी इंफॉर्मेशन उसी में स्टोर होती है। तो ये क्वांटम फिजिक्स है। खैर, अब इसमें तो डीप हम नहीं जाएंगे। तो अब उसके बाद आइंस्टीन आए। अच्छा, आइंस्टीन का आप स्क्रीन पे रिलेटिविस्टिक इक्वेशन देख रहे हैं, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है हम आगे बताएंगे। आइंस्टीन और न्यूटन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड स्पेस टाइम। देखिए क्या है कि एरिस्टोटल और न्यूटन ने बोला कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। टाइम एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि टाइम बदलता नहीं है, सबके लिए सेम है। न्यूटन ने बोला नहीं, टाइम अलग अलग है। देखिए, स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में बोलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि हो सकता है शायद मैं जल्दी बता रहा हूँ, वो चीज नहीं आई है, लेकिन फिर भी मजा आएगी। मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है। आप उसमें बैठ गए। अब उस ट्रेन को लाइट की स्पीड से दौड़ाइए, पूरे अर्थ में लाइट की स्पीड से दौड़ाइए। अब ट्रेन में जब आप बैठे हैं, आपको छोड़ने आपका भाई आया, ठीक है। आपको छोड़ने आपका भाई आया। उस समय मान लीजिए 11 बजे, 11 बज गए। 11 बजे 2017 को दिसंबर, आपका भाई आपको ट्रेन में बैठाता है। वो ट्रेन लाइट की स्पीड से चलती है। लाइट की स्पीड से पूरी अर्थ में, अर्थ के अराउंड वो ट्रेन रिवॉल्व करती है। 1 घंटे बाद वो ट्रेन वहीं रुकती है जहां से आप बैठे थे, ठीक है। क्या लगता है? अब देखिए, मैजिक यहां पे होगा। जब दरवाजा खुलता है, आप ट्रेन से बाहर निकलते हैं, आपके लिए 1 घंटा है, लेकिन जो आपका भाई खड़ा है ना, वो 100 साल का हो गया है। इसको कहते हैं पैराडॉक्स। रजनीकांत की मूवी देखी होगी आपने, रोबोट। उसमें सबसे ओपनिंग सीन में ही बोलता है, जब उसको चिट्टी को इवैल्यूएशन के लिए ले जाया जाता है, उसमें एक साइंटिस्ट उनसे पूछते हैं कि एक थ्योरी में यह साबित हो चुका है कि अगर खरगोश और टॉर्टॉइस, रैबिट और टॉर्टॉइस एक स्पीड से ही दौड़ेंगे, तब भी टॉर्टॉइस उसमें जीतेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो रजनीकांत बोलते हैं यस सर, इट्स अ पैराडॉक्स। टाइम अलग अलग दिखता है, अलग अलग देख, जो ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जो बाहर जो इंसान आपको देख रहा है, अगर ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रही है, वो बहुत ही स्लो मोशन में आप जा रहे हैं। अंदर जो भी लोग हो रहा है ना, जैसे आप मान लीजिए चाय पी रहे हैं, तो बहुत ही स्लो मोशन में वो चीजें हो रही हैं, लेकिन बाहर अपनी नॉर्मल स्पीड से हो रही हैं। तो बाहर के मुकाबले अंदर, ट्रेन के अंदर का जो टाइम है, वो बहुत ही धीमे चलेगा। आप खुद सोचिए
कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप बाथरूम जाने के लिए ट्रेन से उठते हैं, आप टॉयलेट की तरफ जाते हैं, चलते हैं आप बेसिकली ट्रेन के अंदर। तो अगर मैं आपकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड को जोड़ दूं तो आप तो ट्रेन की स्पीड से आगे निकल जाने चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिजिक्स के लॉज रोक देते हैं, भौतिक के नियम इसको रोक देते हैं, और टाइम अपने आप को बैलेंस करता है, इसलिए वक्त बहुत स्लो चलता है ट्रेन के अंदर। हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, आप सामने होते, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी ये समझाता हूं तो बहुत इस पे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, इस पे हम और भी आगे बात करेंगे। तो ये न्यूटन का, सबसे पहले आइंस्टीन ने बोला था कि टाइम रिलेटिव है, टाइम बदलता है। अब यहां पे बात आती है यूनिवर्स कैसे बना। देखिए सबसे पहले तो द बिग बैंग थ्योरी का आपने नाम सुना होगा, वो सीरीज नहीं जो थ्योरी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है बिग बैंग हुआ होगा, ये यही एक थ्योरी नहीं है, ऐसी 7-8 और थ्योरीज हैं। जरूरी नहीं है कि बिग बैंग हुआ हो। द बिग बैंग थ्योरी इसलिए हम सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम्स में जरूर यूज करिएगा, क्योंकि जितना भी डेटा हम लोग आज देख रहे हैं वो सब इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, वो सब डायरेक्टली बिग बैंग थ्योरी से रिलेट कर जाते हैं। हुआ क्या था कि सबसे पहले कुछ लोगों ने देखा, उनको यूनिवर्स दिखा, फिर आगे गैलेक्सीज दिखी, फिर और बड़ी गैलेक्सीज दिखी, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स देखे। तब साइंटिस्टों ने सोचा, एडविन हबल ने सोचा कि यार, अगर अगर ऐसा हो रहा है, ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो पीछे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, हमको पीछे देखना पड़ेगा। तब वो वक्त को पीछे लेके गए, और अब टाइम को पीछे वो कैसे लेके गए, ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² जो देख रहे हैं, यहां से ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आपको टाइम ट्रैवल करवाती है। बिल्कुल, इसीलिए आइंस्टीन को इतना महान माना जाता है, क्योंकि इस रिलेटिविटी ने पूरी दुनिया के फिजिक्स को चेंज कर दिया। इस रिलेटिविटी इक्वेशन, रिलेटिविटी मतलब होता है लाइट की स्पीड, और जहां लाइट की स्पीड की बात आती है वहां पे टाइम जो है स्लो चलने लगता है। देखिए टाइम जो होता है ना, बहुत चीजों पे इफेक्ट होता है। टाइम मास पे इफेक्ट करेगा। आपने वो इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी 12th क्लास में, 12th तो सभी ने, मतलब 12th तक तो फिजिक्स, जो फिजिक्स बैकग्राउंड के नहीं भी है उसने 10th तक तो ये इक्वेशन पढ़ी होगी। टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g, यानी कि ग्रेविटी से टाइम इफेक्ट होता है, ग्रेविटी से टाइम इफेक्ट होता है, मास से टाइम इफेक्ट होता है। टाइम और मास का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखिए मास क्या होता है, मास बेसिकली होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास और एनर्जी सेम है, ये आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया है। मास होता है जो एटम आपके, मतलब जो मैटर आपका प्रेजेंट है, अब अगर वो स्पेस पे जा रहा है तो वो मास है, लेकिन जैसे ही ग्रेविटी के वो कांटेक्ट में आता है वो वेट हो जाता है। तो हमारा वेट है, लेकिन हम स्पेस पे जाएंगे तो मास हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मास से टाइम इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट करता है कि पिरामिड, आप पिरामिड के पास जाइए, पिरामिड में जब आप बहुत दूर से खड़े होकर देखेंगे ना, वहां पे लोगों को तो बहुत ही स्लो मोशन में आपको चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां जितना ज्यादा मास होगा वहां पे टाइम स्लो चलता है, वक्त थोड़ा सा धीमे चलता है, क्योंकि रिलेशन इनवर्स होता है टाइम और मास में, है ना। ऐसे ही टाइम ग्रेविटी से इफेक्ट होता है। वक्त, देखिए वक्त पता तो है, क्या वक्त को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, पहली बात तो ये, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है टाइम की, और टाइम को स्पेस से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वक्त पता है कि पास हो रहा है, लेकिन है क्या, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई भी आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन टाइम की नहीं दे पाएगा। तो अब टाइम को पीछे लेके गए बिग बैंग, ये आपके रिलेटिविस्टिक इक्वेशन पे, तब हमको पता चला बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ मतलब होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होती है, सबसे आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने समझाया है, कि मान लीजिए कि एक पूरे दुनिया को मैं एक छोटे से बॉल में कन्फाइन कर दूं, या अगर मैंने उसको छोटे से बॉल में कन्फाइन किया है तो उसकी इनफाइनाइट डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा घनत्व होगा उसका। डेंसिटी आप समझ रहे हैं ना, एक रूम में 50,000 लोगों को अगर मैं कर दूं, इम्पॉसिबल है, तो उसकी डेंसिटी बहुत होगी। घना, कितना घना है कोई चीज, तो बॉल में इनफाइनाइट डेंसिटी होगी। अब क्या होगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा, एक ना एक टाइम पे तो वो अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि उसके उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, मतलब जो लास्ट पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगी, पुल करेंगी, एकदम से वो फटेगा, एक्सप्लोड होगा। जब एक्सप्लोड होगा तो पूरा का पूरा जो मैटर है वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा, मतलब पूरा। और एक चीज और, बिग बैंग के साथ ही स्पेस शुरू हुआ।
स्पेस पहले से नहीं था, पहले सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जहां पे बिग बैंग हुआ, एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा पॉइंट जो एकदम से एक्सप्लोड होता है, भयानक एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद यूनिवर्स बनना शुरू होता है, हमारी गैलेक्सीज बनना शुरू होती है। इसकी बहुत बढ़िया थ्योरी मैं आपको थ्योरी से समझाता हूं, नेबुलर और कांत की थ्योरी। नेबुलर और कांत की, लैपलास की थ्योरी ये बोलती है कि क्या हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई, अनस्टेबल हुई, अट्रैक्ट करना शुरू हुआ, सेंटर में डिस्क बनी, वो डिस्क ने जबरदस्त रोटेशन किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ, भयानक एक्सप्लोजन हुआ, और पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो फैल गया। वो वेस्ट क्या है? वो वेस्ट है आपके प्लैनेट्स, वो वेस्ट है आपके एस्टेरॉइड्स, वो वेस्ट है आपकी गैलेक्सीज। जैसे बम फटता है ना, उसके वेस्टेज जो टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं, वैसे ही सिंगुलैरिटी में भी उस छोटे से बिंदु में एक्सप्लोड होता है। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, टाइम बना, टाइम बनना शुरू हुआ, सेकेंड्स के 1/10 भाग में टाइम बना। उसके कुछ साल बाद, कुछ समय बाद, आपकी आपके मतलब कुछ सेकेंड्स बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बने। उसके बाद गैलेक्सीज बनी। ये अब देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टाइम की क्या डायमेंशन, मतलब किस तरह से, कैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है ना। और 13.7 बिलियन साल पहले की ये बात है जब बिग बैंग थ्योरी हुई। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। बिग बैंग थ्योरी ये कह रहा है कि हर कुछ एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, और वो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी ना, कहीं ना कहीं तो रुकनी चाहिए उसको, है कि नहीं? जब ये रुकेगी कहीं ना कहीं, तो क्या होगा? बिग क्रंच। बिग क्रंच का मतलब होता है, पहले बिग बैंग हुआ, मतलब यूनिवर्स वापस पूरा का पूरा एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे आप देख सकते हैं ग्राफ में, पूरा का पूरा पहले एक्सपैंड किया और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या करेंगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्ट करती हैं, आपको पता होगा। वो पार्टिकल्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू होगी और वापस से फिर सिंगुलैरिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर बिग क्रंच होगा, फिर सिंगुलैरिटी, फिर बिग क्रंच, सॉरी, फिर बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच। यही होता रहेगा। इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, ऑसिलेटिंग थ्योरी कहते हैं। ऐसे ही और भी थ्योरी हैं, इन्फ्लेशन थ्योरी है, और सिमुलेशन थ्योरी कमाल की है। उसमें यह बोला जाता है कि एक्चुअली ये सब बकवास है, बिग बैंग कुछ नहीं हुआ। एक कोई इंसान है, कोई भगवान है, और वो कंप्यूटर में हम लोग को चला रहा है, हम लोग उसके अधीन है। आपने मैट्रिक्स देखी होगी, उसी तरह का कुछ है। हम लोग को पता भी नहीं है ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, वही वही वहीं पे ही वो इंसान कंप्यूटर से हम लोग को ऑपरेट कर रहा है, और हम लोग को कुछ नहीं पता है। वेल, ऐसा तो वैसे तो ये थ्योरी इतना सच्चाई इसमें नहीं लगती है, लेकिन क्या पता भाई, थ्योरीज हैं अपनी अपनी। मोस्टली एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। बिग बैंग क्या है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी से जनरेट होती है, एक्सप्लोजन होता है, प्लैनेट्स स्टार्स बनते हैं। ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से आपका बिग बैंग होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाती है, और यही एक टाइम पे कोलैप्स भी करती है। देखिए, जब एक स्टार बनता है, जब कोई भी चीज बनती है, जो कोई सेलेस्टियल बॉडी बनती है, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो कभी ना कभी वो कोलैप्स भी होती है। बिग बैंग में क्या हुआ कि जब बिग बैंग हुआ, नाम ही है ना बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ तो पहले अर्थ बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। उसके बाद वो ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तब एटमॉस्फेयर बनता है। आपको पता है ना कि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोर है, एक्टिव कोर है। सन में एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर, सॉरी, सन में कह रहा हूं, मार्स पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहां का कोर ठंडा हो चुका है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की ही वजह से हम लोग बचे हुए हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ओजोन लेयर आएंगी, सब कुछ खत्म कर देंगी। मार्स में यही हुआ ना, मार्स में बोलते थे पहले लाइफ थी, लेकिन वहां का कोर ठंडा हो गया, और कोर ठंडा हो गया तो एटमॉस्फेयर नहीं रहा। कोर क्या होता है? कोर फ्यूल होता है। हमारा अर्थ सेंट्रल कोर, जो अर्थ में एक सेंट्रल में कोर होता है, एक फ्यूल होता है जो ये पूरी दुनिया को चला रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स एटमॉस्फेयर बना रही है, जिसकी वजह से कोई भी हार्मफुल रेडिएशन बाहर की नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर ये कोर ठंडा हो गया तो हम गए काम से, और ये कभी ना कभी जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, करोड़ों साल बाद होगा। अभी तो यूनिवर्स हमारा जवान है, अभी तो ये पूरी गैलेक्सी जवान है, अभी तो बहुत टाइम है इन सारी चीजों में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी। और जब ये, हाँ, तो मैं स्टार की बात कर रहा था, तो स्टार जब बनता है तो कभी ना कभी वो खत्म भी होता है, सेलेस्टियल बॉडीज। और जब वो खत्म होती है वापस, वो एक छोटे से टाइम में कन्फाइन हो जाती है, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहती हैं, और उसको कहते हैं हम ब्लैक होल। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो बिग बैंग बिग क्रंच आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए, बिग बैंग बिग क्रंच को आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है, आप अर्थ का ले लीजिए। ठीक है, आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो जाइए और वहां से जाना शुरू करिए। तो अर्थ राउंड है ना, राउंड, आप राउंड जाएंगे, पहले वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अर्थ बढ़ता रहता है, फिर आप साउथ पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो वापस अर्थ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो यही चीजें हो रही हैं, पहले यूनिवर्स बढ़ेगा, गैलेक्सी बढ़ेगी, उसके बाद सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा थ्योरी में बोला गया है। और जरूरी नहीं है ये सच हो। देखिए, भगवान क्या है ये तो कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन साइंस भी ये मानता है कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो इसको चला रही है। स्पेस टाइम के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, मैंने आपको एब्सोल्यूट टाइम बता दिया, और आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था कि ये थ्योरी गलत है, सब कुछ रिलेटिव है। देखिए, अगर स्पेस स्पेस क्या होता है, बेसिकली स्पेस वो चीज़ है जहाँ पे आपको मैटर मिलेगा। मैटर मतलब जहाँ पे बहुत से नए नए पार्टिकल्स और बहुत सी, हम अभी खाली फिजिक्स को 10% समझ पाए हैं, 90% अभी भी हमको नहीं पता। 90% डार्क मैटर है, जो हमको दिखता नहीं वो डार्क मैटर है, और हमको नहीं पता कि आगे है क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि हमारे पास, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बड़ी वेपनरी हो गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, अभी तो बहुत चीजें समझनी बाकी है। भगवान क्या है वो समझने बाकी है। देखिए, कुछ ना कुछ तो बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है, ये तो आप मान के चलिए। ये यूनिवर्स ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही, कोई ना कोई तो चला रहा है ना। अरे, आप एक चीज सोचिए, हर एक छोटी से छोटी चीज का मैकेनिज्म है यहाँ पे। कोई इंसान, कोई अगर जानवर मरता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वापस यूनिवर्स में मिल जाता है। हर एक छोटी सी छोटी चीज का मैकेनिज्म है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भगवान तो है ना कहीं ना कहीं, ऐसे तो हो नहीं रही ये सारी चीजें। तो स्पेस और टाइम को हम एक साथ लेके चलते हैं। देखिए, आप अर्थ पे क्या होता है कि अगर आपको किसी भी चीज को लोकेट करना है, तो आप क्या उसके कोऑर्डिनेट्स जानते हैं, एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशन होते हैं ना, लेकिन स्पेस पे टाइम भी हम लोग लेते हैं 4 डायमेंशन। इस टाइम जो होता है वो 4th डायमेंशन होता है ना। स्पेस टाइम इसीलिए बोला जाता है, दोनों को साथ में लिया जाता है। स्पेस टाइम को मिला दिया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन को इसलिए इतना महान बोला जाता है ना, आइंस्टीन ने सारी की सारी फिजिक्स तो बदली, बहुत कुछ और भी बदल दी। फिजिक्स की लगभग हर एक ब्रांच में आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन है। और उनकी सबसे महान इक्वेशन जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या रिलेटिविटी इक्वेशन है, वो है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने रिलेटिविटी को डिफाइन किया। क्या होती है रिलेटिविटी? रिलेटिविटी मतलब मैंने बताया, अगर रिलेटिविटी कोई भी आपसे पूछे रिलेटिविटी है क्या, मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन, आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन। और रिलेटिविटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं पे भी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का कंसिडरेशन ले लेते हैं, वो रिलेटिव हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, और ये आइंस्टीन की देन है। तो ये सारी चीजें हैं। और पैराडॉक्सेस मैंने आपको बताया, पैराडॉक्सेस जैसे कि एक इंसान अपने टाइम डायमेंशंस में है, लेकिन हमको नहीं पता कि दूसरा इंसान कहाँ होगा। फर्ज करिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्पेसशिप है, आपने अपने दोस्त को छोड़ा, एक स्पेसशिप में छोड़ा, वो लाइट की स्पीड से गया, वापस आया अर्थ पे। उसके लिए एक दिन है, जो इंसान एक स्पेसशिप में है उसके लिए एक दिन है, लेकिन अर्थ जो है वो 200 साल आगे बढ़ चुकी है। यानी कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, वो भविष्य से आया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये टाइम मशीन है। आप जैसे जैसे लाइट की स्पीड के पास जाएंगे, वक्त बहुत स्लो चलने लगता है। फिजिक्स के लॉज यही कहते हैं। वैसे टाइम की स्पीड से कोई चीज मूव नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई चीज बनाना नामुमकिन है जो टाइम की स्पीड तक पहुंच जाए। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकती, है ना। हम इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज बना ही नहीं सकते। तो ये स्पेस टाइम का थोड़ा सा कंसेप्ट है स्पेस में, है ना। तो अब आप डायग्राम में एक चीज देख रहे हैं। देखिए, आइंस्टीन ने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि जो ये डायग्राम जो है, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेच कर सकते हैं इसे। जैसे आप अपनी चादर लीजिए, बेडशीट लीजिए, चारों ओर से पकड़ लीजिए उसे, आप चादर के बीच में स्ट्रेच करिए उसे, एक पत्थर डालिए। जब आप पत्थर डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, बीच में अगर डालेंगे तो वो स्ट्रेच होगा। अब जब वो स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, आपकी अगर बेडशीट नीचे जा रही है स्ट्रेच होके, तो हर हर एरिया पे उसका इफेक्ट होगा।
आपने पकड़ा है वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। तो आइंस्टीन बोलते हैं कि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं या यूनिवर्स में हर जगह उसका इफेक्ट होता है। तो ये स्पेस टाइम के था। अब यूनिक फीचर्स ऑफ स्पेस टाइम पे देखते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव की यहाँ पे बात करने का अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अब हम बात करेंगे। आइंस्टीन ने बोला था कि लाइट जो है वो ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है। लाइट को बेंड क्या करती है? लाइट बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर लाइट बेंड हो रही है तो इसका मतलब वक्त में भी चेंज आना चाहिए ना, है कि नहीं? ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रही है तो टाइम में भी चेंज होगा। तो अब उन्होंने बोला कि ये वेव्स छोड़ती हैं। ये इसको कहता हम ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, जैसे कि समुद्र की वेव होती है वैसे ही स्पेस में भी ग्रेविटेशनल वेव होती है। और अभी आपको पता ही होगा, लीगो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जो है वो हमारे इंडिया में भी सेटअप हुई है और पूरे वर्ल्ड ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर रहा है कि क्या ऐसा है। ऐसा है, वैसे एक्चुअली सच में ऐसा होता है। और ग्रेविटेशनल वेव छोड़ी जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम में बहुत जबरदस्त फर्क आता है और हम स्पेस टाइम के डायमेंशंस में फ्यूचर और पास्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम फ्यूचर और पास्ट तक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, इसमें हम टाइम कोन्स बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक कोन बना हुआ है। ये बेसिकली होता क्या है, ये आपके ग्रेविटेशनल वेव से बनाया जाता है। फर्ज करिए कि मान लीजिए अभी सूरज जो है हमारा खत्म हो गया, सूरज हमारा काम करना बंद कर दिया, तो क्या लगता है आपको अभी पता चलेगा? सूरज बुझ गया, बिल्कुल डार्क। नहीं, अगर सूरज हमारा अभी खत्म होता है आपको शायद 1 साल बाद पता चलेगा, क्योंकि ये टाइम, ये इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते, ये वेव्स पहुंचते पहुंचते सालों बीत जाए। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपको इंस्टेंट पता नहीं चलेगा। ये ग्रेविटेशनल वेव का इफेक्ट होता है और लाइट की स्पीड इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। और हम क्या करते हैं, इसको पास्ट फ्यूचर ये सब ड्रॉ कर सकते हैं इससे। देखिए, टाइम वॉर्प ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि हम टाइम को बेसिकली 3 एरो से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम। ये वो टाइम होता है, ये वो डायरेक्शन होता है जिसमें जो डिसऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है। डिसऑर्डर मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कप है आपका, ठीक है, आपके कप टेबल पे रखा हुआ है, वो गिरता है, टूट जाता है, डिसऑर्डर हो गया, है ना? मतलब कप टूट गया ना तो उसके मॉलिक्यूल्स बिखर गए, डिसऑर्डर बढ़े तो एंट्रोपी बढ़ी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एंट्रोपी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एंट्रोपी क्या होती है? एनर्जी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक के लॉज ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी। तो वही वो बता रहे हैं। दूसरी चीज वो बताते हैं कि एक साइकोलॉजिकल एरो होता है जो ये बोलता है कि हमको पता तो है टाइम पास हो रहा है, लेकिन क्या है हमको ये नहीं पता। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम पास्ट, कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम होता है, ये वो एरो होता है जो बोलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये 3 तरह के टाइम के वॉर्प हैं। मतलब टाइम को इस तरह से डिफाइन किया गया, आप एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसको एक्चुअल में रियलाइज कैसे करना है? ये बोलते हैं, फिजिक्स ये बोलती है कि भैया अगर आप इतने ही टाइम को समझ रहे हैं तो आप फ्यूचर पास्ट में जाके इवेंट्स को चेंज क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम वो नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि फिजिक्स के लॉज उसको रोक देंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो फाइनली ये पार्ट 1 का एंड हो गया है। वैसे तो मैं चाहता था कि और भी चीजें बताऊं इसमें, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता तो फिर आप लोग कंप्लेन करते कि बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया। है ना? तो फिलहाल ये पार्ट 1 का एंड है। और ग्रेट इंसान थे स्टीफन हॉकिंग, ये सब हैं, सॉरी, ग्रेट इंसान है स्टीफन हॉकिंग, और ये सब मेरे वर्ड्स नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने सारी चीजें बताई हैं। मैं सिर्फ उनकी बुक्स आपको नरेट कर रहा हूँ। लकीली मैं फिजिसिस्ट हूँ, ये अच्छी बात है। तो इन सब की जानकारी है और बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों में मैंने आपको समझाया कि स्पेस टाइम क्या होता है और आपकी किस तरह से, मतलब रिलेटिविटी क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन ने कैसे बदला, ये सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम ब्लैक होल को जानेंगे और कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी अचंभित करने वाली चीजें देखेंगे जो हमारे साथ इस समय हो रही हैं या होंगी। यूनिवर्स कैसे खत्म होगा, ग्रेविटी कैसे और ज्यादा भयानक हो जाती है, और ब्लैक होल क्या है, क्या हमारा अर्थ भी एक दिन ब्लैक होल हो जाएगा और क्या हम उसको देख सकते हैं, और कैसे हम दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या एलियंस हैं, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में जानेंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट अगले लेक्चर में ये जानेंगे कि कर्म, काल का पहिया और हमारी माइथोलॉजी में ये सारी चीजें कैसे लिखी गई हैं, देखेंगे सारी चीजें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।